और आज हम लोग सी प्लस का नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे जिसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग का अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने यूनिरी ऑपरेटर ओवरलोड किया था। इस बार हम लोग बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे जिसमें हम प्लस ऑपरेटर को लेकर चलते हैं, क्योंकि प्लस ऑपरेटर पे कई सारे काम किए जा सकते हैं, यानी एडिशन पे कई सारे काम किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम मैंने बना के रखे हैं, उनको हमें समझना है। ठीक है, मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का भी बनाया है, स्ट्रिंग को ऐड करने का बनाया है और ऑब्जेक्ट को भी ऐड करने का बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन का प्रोग्राम देखते हैं बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर, यानी एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यूजिंग प्लस ऑपरेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, रियल पार्ट जो होता है वो फ्रैक्शन वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू होती है, रियल वैल्यूज होती हैं, और इमेजिनरी पार्ट जो आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इमेजिनरी डिनोट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर एक क्लास के। तो मैंने एक क्लास बनाया जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स, जिसमें दो वेरिएबल बनाया, एक रियल और एक इमेजिनरी। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक रियल होता है एक इमेजिनरी होता है। ध्यान रखना यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है जो दो कंस्ट्रक्टर का काम कर रहा है। ठीक है, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नॉन पैरामीटराइज्ड दोनों के लिए काम करेगा। ठीक है, तो कैसे करेगा अभी देखिए, चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, आइडेंटिटी एक्स इक्वल टू जीरो। ध्यान रखना ये कभी कई बार कंफ्यूजन हो सकता है कि एक्स जीरो अभी तक हम लोगों ने किया। मान चल रहे हैं कि एक्स स्टार्टिंग में आर में क्या है, जीरो, यानी रियल पार्ट में जीरो है और इमेजिनरी में जीरो है। बट अगर हम इसको समझने से पहले हम सीधे यहाँ आते हैं पहले। ठीक है, मेन एग्जीक्यूशन से यहाँ से स्टार्ट होगा। कॉम्प्लेक्स C1 एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें 10 और 5 लेके जाएगा, इसका मतलब एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कॉम्प्लेक्स 1 आपका ऑब्जेक्ट होगा, इसमें 10 और 5 लेके जाएगा। 10 रियल पार्ट में जा रहा है, 5 इमेजिनरी पार्ट में, यहाँ कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब जो आर में जीरो पड़ रहा था उसमें क्या पड़ जाएगा 10, और आई में क्या पड़ जाएगा 5। इसका मतलब ये जो आर 10 और 5 है ये रियल और इमेजिनरी में स्टोर हो जाएगा। रियल इमेजिनरी कौन सा कैसा वेरिएबल है, हमें पता है कि इंस्टेंस वेरिएबल है, यानी ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। इसका मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स नाम के क्लास के ऑब्जेक्ट बनेंगे उन सभी के पास रियल और इमेजिनरी नाम का वेरिएबल बनेगा। इसका मतलब जो C1 नाम का वेरिएबल हो ना, उसमें दो वेरिएबल बने थे, रियल और इमेजिनरी। रियल में 10 स्टोर हो गया और इमेजिनरी में 5 स्टोर हो गया। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर वही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा 20 और 5। इसका मतलब रियल में जाएगा 20 और 5 में क्या जाएगा, इमेजिनरी में क्या जाएगा 5 जाएगा, 4 जाएगा। ठीक है, चलिए अब CLR स्क्रीन क्लियर हुआ। उसके तुरंत बाद मैंने कॉम्प्लेक्स नाम का एक C3 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि C3 जब बनेगा तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने कोई रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में कुछ वैल्यू पास नहीं करा है। तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ये वाला जो मेथड है कंस्ट्रक्टर है यही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और आर में जीरो और आई में भी जीरो डाल देगा। इसका मतलब रियल पार्ट में जीरो और आई इमेजिनरी में जीरो चला है। किसके रियल पार्ट में जा रहा है, C3 के। ध्यान रखना C1 के रियल पार्ट में 10 और इमेजिनरी में 5 है, और C2 के रियल पार्ट में 20 और इमेजिनरी पार्ट में 4 है। C3 जब बनेगा तो इसके पास भी रियल और इमेजिनरी पार्ट होंगे, रियल में जीरो और इमेजिनरी में जीरो, क्योंकि मैंने समझाया। अब ध्यान समझना, C1 प्लस C2, ध्यान रखना जब C1 प्लस C2 करते हैं तो C1 कॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है और C2 पास हो रहा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, C1 डॉट ऑपरेटर प्लस C2। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए है, यानी कंपाइलर इसको ऐसे समझेगा, यानी C1 इसको कॉल कर रहा है किसको, ऑपरेटर प्लस को, और क्या पास हो रहा है C2। तो जिसने कॉल किया है उस पर प्रॉपर्टी काम होगा। अब बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को। इसका मतलब जो C2 था वो ओबीजे में आ गया होगा, सही है। इसका मतलब ओबीजे के पास C2 का एड्रेस आया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स RES नाम का एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसमें भी रियल और इमेजिनरी पार्ट होंगे, बहुत ध्यान समझना है। यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, 0 0 डाल दिया होगा, समझ रहे होंगे, 0 0 रियल पार्ट में 0 और इमेजिनरी में 0, क्लियर है। इसके बाद क्या हुआ, कह रहा है रियल प्लस ओबीजे डॉट रियल। रियल प्लस रियल किसका, ध्यान समझना, ये जो रियल है वो जिसने कॉल किया है, किसने कॉल किया था, C1 ने। बहुत ध्यान समझना है इस वाले एग्जाम्पल को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ये सारे क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यू में और पेपर में भी आते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम के। ठीक है, तो रियल मतलब C1 की बात हो रही है, C1 के रियल में क्या पड़ा था 10। ठीक है, प्लस ओबीजे डॉट रियल, ओबीजे किसका है, C2 का है, C2 के रियल में क्या पड़ा था 20, जुड़ जाएगा 30 आ जाएगा। 30 किस में, रिजल्ट के रियल में, रिजल्ट के रियल में क्या था 0, इसका मतलब 30 चला जाएगा, सही है। अगले लाइन पे आइए, यहाँ पर इमेजिनरी किसका, C1 का, C1 का इमेजिनरी मतलब इसका मतलब 5, और ओबीजे किसका बात कर रहा है, C2 का,
यानी C2 के इमेजिनरी में भी 4, तो जुड़ जाएगा, 9 हो गया, 9 चला गया इसमें, यानी रियल के जो इसमें रिजल्ट में 0 0 था उसमें इसमें रियल में आ गया था 30 और इमेजिनरी में आ गया था 9। ठीक है, अब ये रिटर्न होगा रिजल्ट जाएगा किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। कॉल होकर जब जाएगा तो किसको देगा, ये जो लेके आया होगा एड्रेस वो वैल्यू उठा किसको दे देगा, C3 को। इसका मतलब जो रिजल्ट होगा किसके पास होगा, C3 के पास। तो C3.show जब हम कॉल करेंगे तो इसका मतलब है जो C3 में भी रियल और इमेजिनरी पार्ट बना होगा उसके में अभी आंसर आपको पता चल चुका है 30 एंड इसमें क्या था 9 था। इसका मतलब आंसर यही आना चाहिए। चलिए अब मैं इसको क्या करता हूँ, कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। मैंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया है बट इसको कंपाइल करके मैं समझाता हूँ। कंपाइल करने पर कोई एरर नहीं और मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आंसर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 30 प्लस I या I9। ठीक है, आप इसको ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, जनरली 9 के बाद I प्रिंट होता है तो आप इसको भी ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में, ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप बहुत ध्यान समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पॉज करके वीडियो को समझिएगा जैसा मैंने समझाया। दूसरा बात आती है, मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है एडिशन का, ये तो कॉम्प्लेक्स का हो गया। 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम बनाता हूँ बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब जरा देखिए इसमें मैंने OPR4.cpp नाम की फाइल बनाई है। ये देखिए बहुत ध्यान से, एकदम सेम उसी से मैच करता हुआ है। आइए जरा सबसे नीचे, सेम टू सेम वैसे ही बनाया है। एक कंस्ट्रक्टर, 3 कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहे हैं, 2 कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लेके जा रहे हैं, यानी obj1 नाम के वेरिएबल के अंदर 5 है, obj2 नाम के वेरिएबल में 4 है। ठीक है, इसको समझने से पहले यहाँ आते हैं, इसका कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला। ठीक है, और एक वेरिएबल बना हुआ है लोकल टाइप का, कैसा, प्राइवेट टाइप का वेरिएबल है जो x है। इसका मतलब x जो वेरिएबल है ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, बहुत ध्यान समझना है, कैसा है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे सबके पास x नाम का वेरिएबल जानेगा, इतना बस ध्यान रखना है। आइए जरा यहाँ पर, यानी obj1 के पास x नाम का वेरिएबल, obj2 के पास भी x नाम का वेरिएबल। जब ये कॉल होगा तो ये कंस्ट्रक्टर ये वाला कॉल करेगा, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, और क्या करेगा, जो वैल्यू लेके आया होगा y i में डाल देगा, i में क्या डालेगा 5 और 5 x में चला जाएगा। इसका मतलब obj1 के x में चला जाएगा 5, obj1 के x में क्या चला गया, x बराबर 5 चला गया। ठीक है, obj2 के x में क्या चला जाएगा, यहाँ पर भी 5 चला जाएगा। ठीक है, यहाँ चला जाएगा 4। ठीक है, इनिशियलाइज हो गया। लेकिन जब obj3 कॉल होगा तो यहाँ पर तो कोई वैल्यू पास नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो ये मैंने नॉन पैरामीटराइज बनाया है, इसमें कुछ टास्क ही नहीं दिया। इसका मतलब x में बाय डिफॉल्ट 0 चला जाएगा, या आप इसे डिफाइन भी कर सकते हैं यहाँ पर x में 0। ठीक है, डिफाइन हो गया। अब x में जब 0 चला गया इसका मतलब ये हुआ कि x नाम का जो obj3 में बना था उसके x में क्या वैल्यू पड़ी है, 0 पड़ी हुई है। बहुत ध्यान समझना, मैंने इसको कमेंट में कर दिया। अब जरा आइए यहाँ पर obj1 प्लस obj2, अब आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पर कॉल कैसे हो रहा होगा। ऐसा ही कुछ कॉल हो रहा होगा, मैंने समझाया था अभी, ऑपरेटर प्लस obj2 कॉल होगा। इसका मतलब obj2 पास हो रहा है और obj1 क्या हो रहा है, obj1 क्या हो रहा है, कॉल कर रहा है। बहुत ध्यान समझना है, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट कॉल होगा, प्लस ऑपरेटर ये है। ये भी एक ऑब्जेक्ट बनाएगा टेम्प नाम का, और टेम्प नाम का जब बनेगा तो यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके x में क्या पड़ जाएगा, 0 पड़ जाएगा। समझ गए होंगे आई होप। अब ये कह रहा है इधर से एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, x किसकी बात कर रहा है, obj1 की, यानी obj1 के x में क्या पड़ा है बताइए जरा, 5, ये मैंने बताया है, प्लस a.x, a कौन है, ये रेफरेंस है इसका, किसका, obj2 का, obj2 का एड्रेस a में आया है, ये a स्मॉल जो है ये ऑब्जेक्ट एक तरीके से। ठीक है, a.x इसका मतलब 4, दोनों को जोड़ देगा कितना आएगा 9, और 9 किस में आएगा, temp.x, टेम्प के x में जो 0 पड़ा था क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। रिटर्न होगा टेम्प रिटर्न होगा तो a टाइप का होगा, ये वैल्यू किसके पास जाएगा, obj3 के पास। अब आप समझ गए होंगे obj3 अगर जब अपने आप को कॉल करेगा डिस्प्ले नाम के मेथड को, तो उसके x में जो वैल्यू पड़ी होगी वो 0 के बजाय क्या हो चुकी होगी, 9 हो चुकी होगी। ठीक है, चलिए अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, आपको तो ये भी आंसर आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ एडिशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स इज 9, दैट मीन्स ये भी आपको क्लियर है जैसा कॉन्सेप्ट उसका था। ठीक है, तो ये 2 प्रोग्राम मैंने आपको समझाया। अब एक तीसरा प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है, ये भी प्लस ऑपरेटर से। ये क्वेश्चन जितने मैं बना रहा हूँ सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में या पेपर में आते हैं। पेपर में कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी आता है, स्ट्रिंग को एडिशन करने के लिए आता है बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर, ऐसा क्वेश्चन आप में दिया जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान समझना है। चलिए ये OPR5 मैंने बनाया हुआ है, इसमें स्ट्रिंग एडिशन किया हुआ है। ठीक है, एक क्लास बनी है जिसका नाम है ऐड स्ट्रिंग, बहुत ध्यान समझना है, ये भी कॉन्सेप्ट वैसा ही है, सेम टू सेम। आइए जरा, 2 स्ट्रिंग बना है, एडिशन करना है तो मुझे 2 स्ट्रिंग चाहिए, एक str1 str2। str1 में ICS पढ़ा है, str2 में कॉलेज पढ़ा हुआ है। ठीक है, ICS कॉलेज। CLR स्क्रीन क्लियर,
ऐड स्ट्रिंग S1 नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा जो str1 लेके जाएगा। इसका मतलब एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो ISIS लेके जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान समझना है। इसका मतलब कंस्ट्रक्टर बना होगा, ये देखिए जरा बना हुआ है, जो स्ट्रिंग str1 वो जो वैल्यू लेके आया था उसको S1 में स्टोर कर दिया। S1 इसका मतलब ये हुआ कि जो S1 है यहाँ ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। ठीक है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ठीक है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। इसका मतलब ये वैल्यू को str कॉपी कर दिया होगा। ठीक है, किसमें, A1 नाम का जो ऑब्जेक्ट बना होगा उसके str में 1 में चला गया होगा ISCS। ठीक है, कैपिटल में। लेकिन जब str2 बना होगा तो इसके str, एक मिनट, इसका जो ऑब्जेक्ट है वेरिएबल का नाम क्या है, हाँ S1 है। ठीक है, गुड। तो इसका मतलब हुआ कि इसके S1 में जाएगी वैल्यू ये। ठीक है, अब जरा ये यहाँ इसके S1 में क्या चला जाएगा, कॉलेज चला जाएगा। अंडरस्टूड होगा, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पर कैपिटल हो गया होगा ICS। ठीक है, अब A3 जो बना होगा इसके पास भी S1 होगा, लेकिन इसके S1 में जो वैल्यू होगी वो ब्लैंक होगी। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है जो नॉन पैरामीटराइज्ड है, जिसमें str S1 में क्या जा रहा है, ब्लैंक जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे तो स्टोर करके इसमें रखना है ना, इसलिए। ठीक है, अब आइए जरा यहाँ पर, अब आप समझ गए होंगे, सेम कॉन्सेप्ट वही है, आप समझ गए होंगे। A1 डॉट ऑपरेटर कॉल करेगा, किसको पास करेगा, A2 को पास करेगा। ठीक है, A2 ट्रांसफर हो रहा है, ध्यान समझना। तो कॉल कौन कर रहा है, A1, और रिटर्न किस में होगा, A3 में, ध्यान समझना है। A2 गया किस में, OB में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा टेम्प नाम का, और टेम्प के S1 में क्या पड़ा होगा, आप समझ गए होंगे, ब्लैंक पड़ा होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर नॉन पैरामीटराइज्ड कॉल होगा। ठीक है, कह रहा है S1 जो वैल्यू है, S1 किसकी, समझ गए होंगे, A1 की बात कर रहा है। A1 के S1 में क्या है, ICS जिसने कॉल किया था, डॉट OB डॉट S1, OB डॉट S1 मतलब कौन, A2 की बात कर रहा है इसकी। तो ICS और कॉलेज दोनों मिल गए, दोनों कॉन्कैट किया और किस में कॉपी कर दिया, यहाँ पे strcpy मेथड कॉल हुआ है। str S1 में क्या था, यहाँ पर टेम्प के S1 में क्या था, ब्लैंक था, लेकिन ये वैल्यू दोनों को जोड़ के इसमें डाल देगा। अब रिटर्न होगा टेम्प रिटर्न होगा, जहाँ से आया वहीं पर कॉल जाएगा। कॉल होने के बाद जो वैल्यू आया होगा वो पेस्ट हो गया होगा A3 में। A3 नाम का जो ऑब्जेक्ट बना था अभी उसमें क्या था, S1 में ब्लैंक था, इसका मतलब उसमें क्या पड़ा होगा, ICS कॉलेज स्टोर हो गया होगा। फिर मैंने A3 डॉट शो को कॉल किया, तो A3 डॉट शो आफ्टर कॉन्केटेनेशन S1 को प्रिंट करेगा। जिसने कॉल किया था, किसने कॉल किया था, A3 ने। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, आना चाहिए ICS कॉलेज। चलिए देखते हैं, तो आप आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, आफ्टर कॉन्केटेनेशन ICS कॉलेज, इसका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो मैंने 3 प्रोग्राम एडिशन पे बनाए, जिसमें एक एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया, दो स्ट्रिंग को ऐड किया, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया, 2 स्ट्रिंग को ऐड किया, और 2 ऑब्जेक्ट को ऐड करके दिखाया नंबर के फॉर्म में। ठीक है, आई होप आपको प्लस ऑपरेटर के फॉर्म में एक आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके पास एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आपको बनाना है। ठीक है, बट वो क्वेश्चन क्या है, मैं आपको लिख के बोलता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, राइट अ प्रोग्राम टू create to sum 2 matrix using प्लस ऑपरेटर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, C++ में आपको 2 मैट्रिक्स बनाने हैं और उनका एडिशन करना है बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर, सेम इसी तरीके से। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको ये बनाना है और आपको इसको चेक करना है। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर एनी डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।